सबके लिए तुमने वेतन आयोग बना दिया, तो एक किसान आय आयोग भी बनना चाहिए और उनको जो है कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए जो उनके खेती में, और सबको समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, कोई इम्प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहे हैं, सब प्रैक्टिकल वर्क है, लीगल है, संवैधानिक है। और खास बात यह हुई कि ठीक है कि उसमें हमने प्रीव्यू के लिए डाल दिया है दोबारा रामलीला वाला केस भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबा जी ने काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के जितने भी मुद्दे उठाए हैं वो सबके सब मुद्दे संवैधानिक दृष्टि से जायज हैं और वो उठने ही चाहिए, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो फिर अब ये होगा कैसे? आप तो जाकर के स्विट्जरलैंड से पैसा नहीं ला सकते, मॉरिशस से पैसा नहीं ला सकते, आप तो ये देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज को नहीं बदल सकते, टैक्सेशन सिस्टम को नहीं बदल सकते, बड़ी करेंसी को वापस लेने का कानून आप तो नहीं बना सकते। जितने भी हमारे मुद्दे हैं ये क्या है? सेंट्रल पॉलिसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, इनको कौन करेगा? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार, संसद इस काम को ना करे तब क्या करोगे? तो जो राजनीतिक पार्टियां 100% हमारे मुद्दों से सहमत हों, पहले तो उनकी टोह लेनी पड़ेगी। ये भी काम शुरू कर रहे हैं अभी तो, हां हां ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, उसने बहुत दबाव डाला तो लिख के भी दे दिया है। लेकिन अब एक तो जो 543 सांसद हैं, पहले तो राजनीतिक उनकी लीडरशिप, क्योंकि निर्णय हिंदुस्तान में लीडरशिप करती है, व्हिप जारी कर देते हैं, वो जो कहते हैं वही करना पड़ता है, वो तो गुलाम है बेचारे उनके, जो सांसद उनकी पार्टियों के जाते हैं। तो लीडरशिप जो नहीं मानती हमारी इन बातों को, इसका मतलब वो पार्टी इस देश के साथ धोखा करना चाहती है, वही पार्टी लुटेरी है। तो ये काम भी शुरू होगा। तो सुनो तो अभी 1 मिनट सुनो, आगे की मैं चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप चर्चा कर रहा हूं। तो एक तो यह करना पड़ेगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके पहले तो लीडरशिप को, एक पहले मैं 3 बार लिख चुका हूं कि भाई बताओ कि विदेशों में जमा काला धन राष्ट्रीय संपत्ति घोषित होना चाहिए नहीं है? तो यह प्रश्न उनसे कई बार पूछा जा चुका है, यह अभी भी है कि पहले तो इसको काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो और फिर उसको वापस लेकर के आओ। उसको तरीका बता दिए सारे और पूरी दुनिया को बता रहे हैं। अच्छा, तो इनकी सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसकी लीडरशिप को बोलो कि भाई ये काम ये तो होना ही चाहिए। तो जो हमारे मुद्दों से सहमत हो उनको साथ में ले लो, 100% हो, 99 नहीं, जो 100% सहमत हो उनको ठीक है तुम आ जाओ, कोई भी पार्टी हो, सबको खुला निमंत्रण दे रहे हैं। तो पहले हमने निमंत्रण दिया, उसमें 2-3 पार्टियों का तो पत्र आ गया, पत्र आया है, भी काम उन्होंने भी ठीक नहीं किए। तो उसमें कारण क्या रहा? पहले मुद्दों से 100% सहमत होना और फिर जिन प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं वो प्रत्याशी गलत नहीं होने, क्योंकि फिर लीडरशिप को के ऊपर वो दबाव डालते हैं, दूसरे दिन धमकी दे देते हैं अलग पार्टी बना लेंगे ये कानून बनाओगे तो प्रत्याशी जो है वो उनके 100% शुद्ध हो, उनके लिए हमने एक कसौटी बना दी है। चारित्रिक, आर्थिक और आपराधिक दोष नहीं होने चाहिए, लूट ना की हो और चरित्रहीनता ना की हो और भाई किसी का मर्डर ना किया हो। अनपढ़ भी होंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये लुटेरे नहीं होने चाहिए। देखो इस देश में कुछ अनपढ़ लोग भी हुए, उन्होंने देश को इतना नुकसान नहीं किया, बल्कि वो पढ़ाई नहीं की थी उन्होंने स्कूल में जाके, दिमाग उनका बहुत तेज था। ऐसे में 4-5 अनपढ़े, कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों के नाम बता सकता हूं जिन्होंने देश की बहुत अच्छी सेवा की। तो पढ़े लिखे वाली चीज मैं तो मानता हूं इस देश में जितने भी बड़े बड़े चोर और डकैत बैठे हैं उसमें से 99% ज्यादा पढ़े लिखे, इसलिए कम पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी तो चला ही नहीं सकता देश को, कंट्री को। हम ये नहीं कहते कि अनपढ़ आदमी अच्छे हैं, ये एक अलग भी मानसिकता हो गई है कि जो है केवल पढ़े लिखे लोगों की नहीं, ईमानदारी सबसे पहली जरूरत है, उसके बाद एजुकेशन भी होना चाहिए। तो चारित्रिक, आर्थिक, आपराधिक दोष ना हो, बस ये 2 चीजें हो तो उन राजनीतिक पार्टियों को अपने साथ ले लेना चाहिए। क्यों भाई?
प्रत्याशी ठीक करे करते हो और 100% हमारे मुद्दों से सहमत हो। और सहमत हो गए और बाद में फिर पहले तो सहमत भी हो गए कि ऐसे उम्मीदवार खड़े करेंगे और आपके मुद्दों से भी सहमत हैं, और जिस दिन खड़े करने की बारी आई उस दिन गड़बड़ कर दिया। हमने यूपी में भी देख लिया है। तो फिर क्या होना चाहिए? तो प्रत्येक जिले में जनता के प्रतिनिधि तय कर देने चाहिए पहले से ही कि भाई जहां भी गड़बड़ करोगे वहां तैयार मिलेंगे। तो जनता के प्रतिनिधि जहां ये गड़बड़ करें और जहां देखा कि यहां तो मामला गड़बड़ है, वहीं जनता के प्रतिनिधि खड़े कर दिए और उसको राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे नहीं, और फिर उनको संगठित करना, जनता के प्रतिनिधि और फिर उनको एक संगठित करना कई तरफ से नकेल डालनी पड़ेगी। ये तो मैंने छोटी सी बात कही है, सारी रणनीति शब्दों में नहीं कही जा सकती, लेकिन जनता के प्रतिनिधि जिस दिन 543 लोकसभा सीटों पर पैरेलल खड़े हो गए, उस दिन भारतीय राजनीति का पुनर्जन्म शुरू हो जाएगा। वो जनता के प्रतिनिधि तय कैसे होंगे, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये बहुत कुछ सोचा है हमने। उनको वोट कैसे किए जाएंगे, उनके लिए काम कौन करेंगे, ये तय कैसे होंगे, इनके लिए काम कौन करेंगे, इनको मदद कौन करेगा, फिर इनका संगठन क्या होगा, ये बहुत से मुद्दे हैं। तो इस बार लड़ाई आर पार की होगी कि रिजल्ट कैसे बचेगा हिंदुस्तान। भाई या तो तुम बचा लो, नहीं तो ऐसे लोगों को संसद में पहुंचाओ जो हिंदुस्तान का लूटा हुआ हक उसको दिलाएं और आगे से हिंदुस्तान ना लूटे इसके लिए इंतजाम करें। अब सुनो, ये इतना बड़ा काम है। अब विजन एकदम क्लियर है, ठीक है। अब और बहुत से मुद्दे हो सकते हैं, आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन 3 मुद्दे साफ हैं, काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन। ये 3 मुद्दे साफ हैं। आइडियोलॉजी भी स्पष्ट है, हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारा धर्म है। हम कोई एक किसी मजहब को, किसी जाति, भाषा, प्रांत के सबके बीच में हम तो समन्वय, सबके भीतर एक तालमेल करके एक समता मूलक समाज, एक स्वस्थ समृद्ध संस्कार वैभवशाली समाज, राष्ट्र का निर्माण, इसमें कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन समिति, प्रांतीय आंदोलन समिति और जिला आंदोलन समितियां ये गठित कर रहे हैं। पहले तो संगठन जो काम कर रहा है, और भी सब लोगों को एक साथ जोड़ रहे हैं। और 3 जून को, 4 जून से एक दिन पहले ही उनको बता देना चाहते हैं कि अब आगे हिंदुस्तान किधर जाएगा। तो 3 जून को दिल्ली में एक बड़ा 1 दिन का सांकेतिक आंदोलन होगा, और उस दिन यदि सारी बातें पूरी नहीं हुई तो फिर एक आर पार का आंदोलन, उसकी डेट की भी घोषणा 3 जून को कर दी जाएगी, जो कि मानसून सत्र में शुरू हो जाएगा अगस्त महीने। फिर वो बेमियादी होगा। अच्छा, ये काम आपको सामान्य आपको स्ट्रेटेजी बता दी। इसके लिए 1 अप्रैल से, रामनवमी से योग विज्ञान और कार्यकर्ता निर्माण शिविर हर एक गली मोहल्ला गांव में, हर एक तहसील में सब शुरू कर रहे हैं। जो लाखों करोड़ों अपने कार्यकर्ता हैं वो सब शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनाइज वे में। कोई भी चीज व्यवस्थित तरीके से होती है तभी सफलता तक पहुंचते हैं। तो योग विज्ञान और कार्यकर्ता निर्माण शिविर, एक तो वो कार्यकर्ता जो सुबह सुबह लोगों को योग सिखाना, उनका चरित्र निर्माण का काम करना, उनका को व्यसन मुक्त बनाना, रोग मुक्त बनाना, फिर स्वच्छता का काम, वृक्षारोपण का काम, रक्तदान का काम, जितने भी समाज के निर्माण की सेवा के काम है, एक तो वो कार्यकर्ता है।
दूसरे आंदोलनकारी कार्यकर्ता, देखो जो बहुत सात्विक लोग हैं, बहुत धार्मिक आध्यात्मिक लोग हैं ना, वो झंडे निकल करके नहीं निकल पाते, उनको शर्म आती है, उनको नारे लगाने में, उनको विरोध प्रदर्शन करने में, एजिटेशन करने में उनको थोड़ा सा ना वो दिक्कत करते हैं। तो इसलिए आंदोलन समिति अलग बना रहे हैं, जिला आंदोलन समिति, प्रांतीय आंदोलन समिति, राष्ट्रीय आंदोलन समिति। तो राष्ट्रीय आंदोलन समिति, उसकी घोषणा प्रवक्ताओं की हो सकता है पहले भी हो जाए, लेकिन 3 जून को राष्ट्रीय आंदोलन समिति, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के प्रतिनिधि होंगे और हर वर्ग के प्रतिनिधि होंगे, उसमें हिंदू भी होंगे, उसमें मुसलमान भी होंगे, उसमें दलित वाल्मीकि भी होंगे, उसमें वनवासी भी होंगे, उसमें सब वर्ग मजहब और पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व की, हिंदुस्तान की लड़ाई है, किसी एक इंसान की नहीं। तो ये सब काम हो जाएगा। मैंने कहा 3 जून को राष्ट्रीय समिति की घोषणा भी हो जाएगी, और उस दिन एक दिन में तो मानने वाले कहां हैं, इन्हें तो अभी तक मान लेते, इतनी बार तो इनको प्रेम पत्र लिख चुके हैं हम। फिर आगामी जो आंदोलन है, जो कि अगस्त माह में होगा, वो उस दिन घोषणा की जाएगी इसकी, और वो तब तक चलेगा जब तक कि निर्णय नहीं हो जाएगा। और इसके लिए सभी जिलों के अंदर एक एक गांव से आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं की तैयारी चलेगी, उनको तैयार किया जाएगा। किसी गांव से 10, किसी गांव से 50, किसी गांव से 100, कोई कोई तो गांव पूरा का पूरा क्रांतिकारी होता है, और वो सारा हिंदुस्तान, सारे हिंदुस्तान के गांव के किसान, मजदूर, कारीगर, सारे दलित, वाल्मीकि, वनवासी, आदिवासी, सब जब इन दिल्ली वालों की ओर आएंगे उमड़ करके, तब देखेंगे ये कैसे रोकेंगे, कहां कहां रोकेंगे और कब तक रोकेंगे, उसकी सारी योजना बना रहे हैं। भाई अब रोज की रोज तो होना नहीं है काम, अब ये तो एक ही बार होगा, फिर तो बाद में काम भी तो करना है, खेती भी करनी है, फैक्ट्रियां भी चलानी है, सर्विसेज भी चलानी है, स्कूल कॉलेज भी चलाना, लेकिन कुछ दिन तो आंदोलन नहीं चलेगा, फिर वो 10 दिन चले, वो 20 दिन चले, हिसाब किताब पूरा करेंगे। यदि ये नहीं करेंगे तो फिर ये कौन करेगा, ये भी तय करेंगे, और ये कैसे होगा। तो इसकी घोषणा होगी फिर अगस्त में। तो ये काम ऐसे होना है, एक सामान्य रूपरेखा आपको बता दी है। रामनवमी से कुछ ने तो जाते ही हमारी महिला समिति ने तो काम शुरू कर दिया है। अब तहसील के सब कार्यकर्ता, गांव के कार्यकर्ता अभी अप्रैल महीने में यहां से शिविरों में आ रहे हैं, जाकर के फिर वो काम करेंगे। और जिले से तहसील के और कार्यकर्ता और युवा कार्यकर्ता है तो अरे बाकी संगठन के लोग वहां हैं। सभी जिलों में, लगभग सभी तहसीलों में और बड़े गांव में अपना संगठन आज भी काम कर रहा है, बस उसको पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से अब खड़ा करना है। और हिंदुस्तान में अभी एक ऐसा परिवर्तन आएगा शायद जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, वो होगा। अब बात यह है कि ये सब चीजें होंगी। मैंने कहा कि अब ये निर्णायक जंग होगी, अब ये आर पार की लड़ाई होगी। और जब 6,38,365 गांवों से हर जाति, हर वर्ग, हर मजहब के लोग, जब वनवासी, ग्रामवासी, मजदूर, कारीगर, किसान, जवान सब जब आंदोलन में खड़े हो जाएंगे, कुछ दिन यही काम होगा, रोज नहीं होगा फिर आंदोलन। फिर ये मैंने कहा ये आर पार की जंग होगी। अब इसमें आपकी क्या भूमिका हो सकती है, मैं तो बार बार कह रहा हूं। और इस बार क्योंकि अब जो वातावरण देश में बना हुआ है, अब यदि ये काम नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। इस समय देश, पूरे देश में लोग तैयार हैं अब परिवर्तन के लिए। तो अब मैं तो ये मान करके काम कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी के आखिरी 4 महीने हैं। अब इसमें आप लोगों को क्या सोचना है, या आप लोगों को तय करना है कि आप एक सन्यासी को
जो अपना सब कुछ दांव पर लगा करके इस देश को बचाना चाहता है, उसके साथ खड़ा होना है, या इस परिवर्तन को खाली होते हुए देखना है, या इस परिवर्तन को करने में आपको भी साथ देना है और अपने हाथों से एक नया भारत बनाना है। अब अच्छा, नहीं आप लोग तो साथ हो, मैं आपके माध्यम से जो करोड़ों भाई बहन आस्था के माध्यम से जुड़ रहे हैं उनसे भी कह रहा हूं। अब आपको घर घर कितने लोग जाकर के निमंत्रण देंगे? घर घर भी भेजेंगे हम, घर घर भी निमंत्रण भेज रहे हैं हम, घर घर भी हम निमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन भाई कोई बाप बेटा छोरे का ब्याह तो नहीं हो रहा है कि भाई मेरे घर में तो न्योता नहीं आया। भाई ये तो भारत माता ने बुलाया है। शेरविंद कहते हैं देश हमारे लिए मात्र एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं, हमारी मां है। और हमारी मां की सीने पर बैठ करके कोई वार करे, प्रहार करे और मां चित्कार करती रहे, लहूलुहान हो जाए। आज भारत मां चारों ओर से घायल है और हम केवल भोग विलास करते रहे, अपने और अपने परिवार के बारे में, अपने बिजनेस और व्यापार के बारे में ही सोचते रहे। वो भी सोचना, वो करना है, और हमने सब कुछ करके दिखाया है कि व्यापार करो तो कैसे करो, सेवा करो तो कैसे करो, और देश को आगे बढ़ाना है तो कैसे आगे बढ़ाओ, स्वदेशी का काम आगे चलेगा तो कैसे चलाओ। हमने आंदोलन तो एक पक्ष लिया है, बाकी तो 99% सेवा का काम किया है। अब घर घर भी हम निमंत्रण, हमारे कार्यकर्ता निमंत्रण देने जाएंगे, लेकिन भाई ये तो सबका काम है, ये तो भारत माता का काम है और हम भारत माता के बेटा बेटियां हैं। अब जो इसमें समर्थ हैं वो धन से सहयोग करें। अब इतना बड़ा आंदोलन, इसके लिए एक एक गांव में कार्यकर्ताओं को भेजना, उनके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फिर ये सारे, ये तो एक तरह की सामग्री है, ऐसे 5 तरह की सामग्री छाप रहे हैं। वो मैं आपको पूरा सेट दूंगा, जाने से पहले आपको भी देकर के भेजूंगा। अब लड़ाई हथियारों की नहीं है, अब लड़ाई विचारों की है, और विचारों को इन माध्यमों से आगे लेकर के जाना है। खाली प्रचार सामग्री, अभी हमने एक तो पूरे आंदोलन के बारे में है, फिर एक पूरे स्वदेशी खेती के बारे में है, फिर ये विदेशी कंपनियों की लूट के बारे में है। ऐसे अलग अलग पूरी प्रचार सामग्रियां बनाई गई हैं। भारत की शक्ति क्या है इस सब के बारे में है। तो ये जो अलग अलग प्रचार सामग्री है, इस सामग्री को यदि करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया तो अपने आप ही जाग जाएंगे। वो तो ये मिलेगी आप लोगों को भी। तो ये करोड़ों लोगों तक ये प्रचार सामग्री ही पहुंच गई तो इसी के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। तो जिसके पास जितना सामर्थ्य है 10%, अब तक जो कमा लिया ठीक है, अब जो कमा रहे हो उसका तो दे देना, पीछे का नहीं मांग रहा हूं। हमने अपना बचपन, अपनी जवानी और अपना जीवन इसके लिए दिया है। और भाई 400 लाख करोड़ रुपए लाना है तो 11-11 रुपए, 51 रुपए, 100 रुपए भी पूरे हिंदुस्तान के लोग देंगे तो हमारा अभियान तो पूरा हो जाएगा। महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजों की पराधीनता से भारत माता को मुक्त कराने का बीड़ा उठाया था तो उस समय संगठन के वो ₹1.25 कितना लिया करते थे? पहले चवन्नी और बाद में ₹1.25 शायद कर दिया था। तो चवन्नी भी उस समय की तो चवन्नी, अब तो चवन्नी बंद कर दी है। महात्मा गांधी जी ने चंदा लिया था देश के लिए, चवन्नी। अब चवन्नी उस समय के 25 पैसे, आज के उस समय 1 रुपए में 1 सेर घी आ जाया करता था महात्मा गांधी के जमाने की, जिस समय चवन्नी में सदस्य बनाए थे, आज से 70-80 साल पहले। आज के हिसाब से करीब 100 रुपए हो गए। तो महात्मा गांधी जी ने भी चंदा लिया था भाई हिंदुस्तान के लिए। तो भाई जिसकी भाई, अब जो गांव का आदमी वो भी, चलो हमने उसका गुटखा छुड़ाते हैं, योग करवाते हैं, उसकी दवाइयां छुड़ाते हैं, वो भी 10-11 रुपए तो गुटखा ही खा लेते हैं। हमने सदस्य, भारत स्वाभिमान का सदस्य, जो सामान्य सदस्य 11 रुपए का, कार्यकर्ता सदस्य 51 रुपए का हमने कर रखा है कि जिसे कि थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करे सब। तो भाई धन से सहयोग करो, और जो
जवान हैं, अब जवान लगेंगे तो उन बेरोजगारी तो इसी से खत्म होगी, नहीं तो कोई बेरोजगारी खत्म ही नहीं कर सकता हिंदुस्तान में। तो जवान है तो वो अपनी जवानी दे, वो अपना समय दे पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में। जो बुजुर्ग हैं वो भी अपना समय दे। अब जो बिजनेस कर रहे हैं वो इसमें दान दे। तो जो रिटायर पर्सन है, जो व्यापार कर रहे हैं वो दान दें भाई। जवान हैं और जो बुजुर्ग हैं वो पूरा समय दें इसमें। गांव गांव में समितियां बनानी है, आंदोलन समिति। तो इसमें आप में से और भी बहुत से लोग हैं, कुछ लोग तो 4 महीने का पूरा समय दें, जो 4 महीने का दे सकते हैं। 4 महीने क्यों, ये एक बार ये काम भी करके देख लो। और बहुत काम किए जिंदगी में, 4 महीने काम करके देखो, आपको लगेगा जिंदगी का मेरा ये गोल्डन पीरियड था। आप एक बार करके देखना 4 महीने। तो जो 4 महीने का समय देने के लिए तैयार है, एक बार खड़े तो हो जाओ, मैं देख तो लूं। एक बार इनके लिए तालियां बजाओ भाई जोरदार। खड़े रहो, मैं देख रहा हूं। पांडे जी बैठो मत, हमारे जज साहब बैठ गए। 4 महीने का समय, यहां करीब 100 व्यक्ति चाहिए यहां, बाकी तो हिंदुस्तान भर में काम करने के लिए चाहिए। विदेश वाले विदेश में करेंगे, इस बार वहां पर भी जोर से करना है, अमेरिका में, ब्रिटेन में। हाँ, अच्छा, इसमें खड़े रहो। आपका जो स्टेट में काम कर सकते हैं उनसे स्टेट में लेंगे, जो स्टेट में काम कर सकते हैं उनसे स्टेट में लेंगे। जो यहां आ सकते हैं 4 महीने के लिए, अभी रामनवमी के बाद एक बार घर जाके सामान ला सकते हो थोड़ा बहुत, बाकी नहीं यहीं से दे दूंगा मैं कपड़े लत्ते, कोई दिक्कत नहीं है। जो 4 महीने यहां आकर के रह सकते हैं, अगर 1 अप्रैल से लेकर के, रामनवमी से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के 1 अगस्त तक, चार महीने के लिए इंदिरा तैयार होके आ गई। मुझे तो जरूरत थी इंदिरा की, ये अमेरिका से चल के आ गई। देखो रघुवीर जी, सलाह कर ली है ना। आपका 10% नहीं, आपका 90%। तो देखो जो रिटायर है वो 10% बच्चों को दे, 90% मुझे दे। अभी तक आपने बच्चों को 90 दिया था, 10 मुझे दिया था। तो अब उल्टा करना, 10% बच्चों का, 90% बाबा का। हाँ, वो बोले जी 0 है हमारा अपने लिए, 100%। बच्चों का 0% कर दिया। जोरदार तालियां एक बार उनके लिए भी। ये काफी सीनियर इंजीनियर हैं और ये अमेरिका में इंजीनियर डॉक्टर यही कमाते हैं। तो मैं एक उदाहरण दिया, ये हमारे बैठे हैं भाई, माताएं बहनें। चलो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। मुझे लगता है आज का मेरा यहां पर आना और आपका से आह्वान करना वो सार्थक हो गया है। इतने से काम चल जाएगा, बाकी और बुलाएंगे ना, बाकी भी चल रहा है। तो अभी हमने जो है, जो अपने सदस्य हैं, जो वानप्रस्थ के मेंबर हैं और जो मंथन शिविर में जो भाई आए थे, उनको भी ये सेवा दे रहे हैं। करीब 100 से 125 लोगों की यहां मुख्यालय में जरूरत है पूरे हिंदुस्तान। व्यू रचना इसके
ये करीब 2 महीने का वक्त लगा है, पूरी कार्य योजना बनाई गई इसकी, और 600 जिलों के साथ संपर्क करके पूरे हिंदुस्तान को ऐसे खड़ा किया जाएगा, अब एक नया इतिहास बनाया जाएगा सबके द्वारा।